अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदारती इलेक्शन जीतने पर जहां तहरीक इंसाफ के उम्मीदों के चिराग रोशन हो गए हैं, वहीं हुकूमत कुछ बुझी बुझी हमें नज़र आ रही है। ट्रंप ने तो 20 जनवरी को कहीं जाकर सदारत की कुर्सी पर बैठना है, उस कुर्सी को संभालना है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए मुमकिना कॉल के अभी से पाकिस्तान में चर्चे क्यों शुरू हो गए हैं। जहां पीटीआई के रहनुमाओं को उम्मीद है कि अमेरिका इमरान खान को जेल से जो है वो छुड़वा लेगा, वहीं हुकूमत का ये मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस मुमकिना कॉल का जितना चर्चा है तो अब दुनिया भर में पाकिस्तानियों के शोर ने उसे बड़ा लाजिम सा बना दिया है। इतना शोर मचा दिया है कि वाकई लगना शुरू हो गया है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप का आते ही पहला काम होगा कि इमरान खान को कॉल करना। सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत इनकार की जुर्रत कर सकेगी? जी हाँ, इसी सवाल का जवाब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यह दिया है कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा कि ट्रंप की कॉल आएगी और हम इमरान खान को अमेरिका के हवाले कर देंगे। पाकिस्तान में माजी में भी अमेरिका को इनकार हो चुका है, हम कर चुके हैं। उन्होंने एटमी धमाकों की मिसाल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के इस इनकार को उन्होंने क्रेडिट दिया कि नवाज शरीफ साहब को भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने सदर क्लिंटन के मना करने के बावजूद धमाके किए। तो नाजरीन, क्या ये मान लिया जाए कि 1998 वाले हालात हैं और इमरान खान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्या वही आज भी इनकार होगा? दूसरी तरफ ट्रंप को लेकर पीटीआई के बयानी में तजाद नज़र आ रहा है। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं का ये मानना है कि अगर ट्रंप ने एक्शन लिया तो हुकूमत मज़ामत नहीं कर सकेगी, जबकि कुछ रहनुमा ये कहते हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, पाकिस्तानी अदालतों से उम्मीद है कि वो इमरान खान को रिहा करेंगे। बल्कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने भी अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए, वकला से बात करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप जो है वो कम से कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह एटलीस्ट वो नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। लेकिन इमरान खान के कुछ साथी ऐसा नहीं सोचते हैं, उनकी सारी उम्मीदों का जो महवर है वो अभी भी अमेरिका ही है। ट्रंप की जीत को इमरान खान की रिहाई से जोड़ने पर पीटीआई पर खासी तनकीद भी हो रही है। सियासी मुखालिफिन तो कह रहे हैं कि पीटीआई ने जिस अमेरिका के खिलाफ गुलामी नामंजूर के नारे लगाए थे उसी को दोबारा आका बनाने की कोशिश करना, ये कहाँ की सियासत है। एक एतराज़ ये भी है कि पीटीआई ने इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए हर हरबा आजमाया, लेकिन वो नाकाम रहे। तो अब ट्रंप का नाम लेकर जो मायूस कारकुन हैं, क्या उन्हें एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है? इस एतराज़ में काफ़ी वज़न लगता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बार बार एहतजाज करके देख लिए, बार बार सड़कों पर निकल कर देख लिया, मुश्किलात के बावजूद, मुकदमात के बावजूद, मार धाड़ आंसू गैस के बावजूद खान को चाहने वाले कारकुन तो निकलते रहे, क़यादत मंजर से गायब रही। यही वजह थी कारकुन के मायूस होने की। हुकूमत ने पहले आईनी तरमीम मंजूर की, फिर आम कानून साजियों पर हाथ साफ किया ताकि हुकूमत को कोई हिला ना सके, मगर पीटीआई वकला तहरीक भी जो है वो शुरू नहीं कर सकी। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की जलसों से कभी लेट तो कभी अचानक गायब होने की डिप्लोमेसी भी ये भी काम नहीं आई, बल्कि इस वजह से कारकुन और ज़्यादा नाराज़ हो गए, मायूस हो गए। ऐसे में पीटीआई ने कल 9 नवंबर को सवाबी में जलसा करना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि सवाबी जलसे में इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई जो है वो अपनी एहतजाजी जो तहरीक है उसका लाहे अमल कल देगी, ऐलान करेगी। हम कल सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। ये भी कहा अली अमीन गंडापुर ने कि इस बार खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। जेल से इमरान खान ने हुक्म दिया है कि जो एमएनए और एमपीए एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा आइंदा उससे टिकट नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि पीटीआई का ये एहतजाज पहले के जो एहतजाज हैं, तहरीकें, उनसे कितना मुख्तलिफ होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि पीटीआई क़यादत इस बार कारकुनों को घरों से निकाल कर खुद गायब नहीं हो जाएगी? क्या वाकई पीटीआई अब बड़े फैसले सड़कों पर करने का फैसला कर चुकी है? हुकूमत तो कामयाब हो रही है, पार्लियामेंट में कानून साजी हो रही है, वो अपने उनके अमेंडमेंट करने में, तरमीम करने में वो कामयाब हो रहे हैं, कानून साजी करने में वो कामयाब हो रहे हैं। तो ये नाकामी की सूरत में क्यों सड़कों पर निकलने का सोच रहे हैं? क्या यही कामयाबी का रास्ता है? मैं बात करूँगी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। भच्चर साहब, ये बताइएगा, कल जो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, ये आप लोगों का आखिरी फैसला है? सड़कों के आप लोग ये क्यों समझते हैं कि सड़कों पर निकलने से ही आप लोगों के मसाइल, मुश्किलात कम होंगे, बावजूद इसके कि पूरी कौम जानती है, इवन कि आप लोगों के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि सड़कों पर आने से आप लोगों के हमेशा मसाइल ख़त्म नहीं हुए, कम नहीं हुए, हमेशा बढ़े हैं?
देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये अर्ज करूंगा कि सड़कों पे हम क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है। जब आपके तमाम कानूनी रास्ते बंद किए जाए और जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हुई और जिस तरह इन्होंने लोगों को लोटा बनाया और लोगों को पकड़ के फिर उनको शामिल किया और उसके बाद 27th तरमीम के लिए जो कुछ इन्होंने किया, और फिर आप खुद देख लें कि एक गैर जमहूरी अमल से, गैर आईनी अमल से ये आईनी तरमीम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये अलमिया है कि आप मुझे एक बात बताएं कि आईनी तरमीम या अमेंडमेंट आइन में कब होती है। अमेंडमेंट्स होती हैं जब उस पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी हो या कंसेंसस हो तमाम सियासी पार्टियों के साथ, तमाम अपोजिशन की पार्टियों के साथ। इन्होंने तो कारपोरेशन का इलेक्शन बना दिया था इस 26th अमेंडमेंट को। बचर साहब, आप लोगों की समझ में नहीं आती ना, कमेटीज में आप लोग बैठते रहे, मौलाना साहब की आप लोग तारीफें करते रहे, मौलाना साहब का जो किरदार था उसकी तारीफें करते रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे मुल्क को नुकसान हो सकता था, वो मौलाना साहब के इंटरफेरेंस के बाद वो सब चीज़ें निकली। मौलाना के रोल से आप लोग बड़े खुश थे। अमेंडमेंट हो गई, अब आप उसी को लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। आप लोगों की स्ट्रैटेजी की कुछ समझ में नहीं आती है। कमेटीज में आप लोग बैठते हैं, फिर अपनी तजावीज भी नहीं देते हैं और बाहर निकलते हैं आप लोग एतराज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ मौलाना की जो बात है, देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ एक तलखी थी। तलखी हमारी दूर हो चुकी है। हम एक बातचीत की हद तक हमारे दरमियान वो बर्फ पिघल चुकी है। देखिए, मौलाना साहब जब इस पूरे अमल में शरीक हुए और उन्होंने 26th अमेंडमेंट को वोट किया तो उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी जमात के फैसले, हमने उनको कायल करने की कोशिश की। उनका ये मौक़िफ़ था कि मैं काफ़ी चीज़ें उसमें से ड्रॉप करवा रहा हूं कि मोर देन 50 अमेंडमेंट्स। देन आप लोग राजी हो गए ना, जब वो चीजें निकल गई तो आप लोग राजी हो गए, तो अब नाराजगी किस चीज की? नहीं, हम राजी बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि हमें तरीका कार पर हमें एतराज है। देखिए, हमारे बंदों को तोड़ा गया है, हमारे बंदों को लालच दिया गया है। ये कभी भी नहीं होता। पूरी दुनिया में आप देख लें, सिविलाइज्ड माशरे में एक एक वोट पे गवर्नमेंट कायम रहती है, लेकिन जो काम इन्होंने किया, ये तो कहते हैं। बचर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दें। बचर साहब, अभी भी आप लोगों को अदालतों से उम्मीद है। इमरान खान साहब ने कहा कि उम्मीद हमें, जो हमारे मामलात हैं इन्हीं अदालतों से हल होने हैं, इन्हीं अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिलता है। तो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो आपकी अदलिया में, जुडिशरी में जो एक तब्दीली आई है, आईनी बेंचेस ने बनना है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, जिस तरीके कार के अख्तलाफ की आप बात कर रहे हैं उसी तरीके कार से ये सब कुछ हुआ है ना, तो फिर आप लोग उम्मीदें क्यों रख रहे हैं? अगर वो तरीकेकार गलत था जिसके नतीजे में सब कुछ हुआ, उम्मीदें फिर भी आपको यहीं से। मैं अर्ज करता हूँ आपको, हमें जस्टिस याहिया अफरीदी पे कोई इतराज नहीं है। हमारा जो पहले मौक़िफ़ था वो ये था कि मोस्ट सीनियर, जब हम मंसूर अली शाह साहब का नाम लेते थे तो इसका ये मतलब नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब, इसका मतलब ये था कि जो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज होगा, काजी फायज ईसा के बाद हमें इंसाफ की तवक्को है। क्योंकि काजी फायज ईसा का तो आपने खुद देख लिया कि उन्होंने जो हाल हमारा किया, हमारी पार्टी का किया, वो तो एक टोटली एक पाकिस्तान की स्याह तारीख में अदलिया में उनका नाम लिखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर पार्टी को जिस तरह उन्होंने निशाना बनाया। अब भी हम, लेकिन हमारा जो इतराज है, हमारा इतराज अपनी जगह पे इस सेंस में कायम है कि देखें, कोई जमात भी अगर कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है तो उसका बुनियादी असूल है कि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। उसके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो तो कंसेंसस हो तमाम सियासी जमातों का। आप देख लें 73 का दस्तूर हमें मिला, उसमें पूरी पाकिस्तान की उस वक्त की सियासी जमातों का कंसेंस था, तमाम जमातों का वो मुश्तरक का दस्तूर है जिसको आज हम लेके चल रहे हैं, जिसकी शक्ल ही हमने बिगाड़ दी है। अब आप मुझे ये बताएं, कल आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी क्या देनी है? कल लोगों को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि उनको बताएं, सुन ले मेरी बात, मेरा सवाल सुन ले। कल लोगों को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि उनको बताएं कि पूरे मुल्क में आप लोगों ने एहतजाज का दायरा कार कैसे फैलाना है, कैसे पूरी कौम ने सड़कों पर निकलना है, इसलिए कल सवाबी में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जी, मैं अर्ज करता हूँ आपको, हमारा सवाबी में लोगों को इकट्ठा करने का जो मकसद है, ये पहली दफा तो हो नहीं रहा। हम तो 9 अप्रैल जब से रजीम चेंज हुआ है
उस वक्त से लेके आज दिन तक हम एहतजाज में हैं और ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो कि इस वक्त भी मुकम्मल एहतजाज में 2 साल हो गए ये एहतजाज में है। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को बताएं कि लोगों के फंडामेंटल राइट जो है वो इस वक्त सलब हो रहे हैं। हमारे पास जो इन्होंने ये जो काम किया है, इस तरह तो जो पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया सुप्रीम लोगों को ये भी कोर्ट बना बताएं कि दिया हम है। आपको एहतजाज की कॉल देते हैं, आप लोग तो बेचारे घरों से आ जाते हैं, आप लोग तो आंसू गैस के शेल भी खाते हैं, आप लाठियां भी खाते हैं, लेकिन कायदीन नजर नहीं आते कहीं पर। गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं, बड़ी लीडरशिप तो नजर नहीं आती। लोगों को ये भी तो बताएं। देखिए मैं इसमें अर्ज करता हूँ आपको। देखिए आप जो डी चौक वाला पर्टिकुलर मामला उठा रही हैं, उसमें देखिए हम पूरे तरीके से डी चौक तक पहुंचे और एक चीफ मिनिस्टर केपी के हाउस उसका है, उसके अंदर वो गया है। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान हाउस है, सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है और केपी की हाउस है। देखें पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं थी, ये अनप्रेसिडेंटली हुआ है कि वहां पे जाके रेंजर पहुंच गई है और इदारे पहुंच गए, एजेंसीज पहुंच गई और उन्होंने जाके अली अमीन को गायब किया है। अब जिस तरीके से वो निकल के आए हैं, ये कभी हुआ है? देखिए इसमें यह था कि आपका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और उस पे आप आंसू गैस फेंक रहे हैं, आप शेल फेंक रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो गायब करके रिफ्रेश करके भेजा। देखिए रिफ्रेश मैं नहीं कह सकता कि रिफ्रेश करके भेजा है, वो अपनी पार्टी के साथ हैं और उसी तरह ही अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए उनका एक स्टेक है, वो एक स्टेक होल्डर हैं, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और जो हाल उन्होंने इनका उसका किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कल उन्होंने इस्लामाबाद आईजी पे पर्चे का हुक्म दे दिया। मुझे बात बताएं ना, सड़कों पर निकलने से क्या फायदे आप लोगों को मिले? हुकूमत तो पार्लियामेंट में कामयाब हो रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम है, पार्लियामेंट में रह के फैसले होने हैं, पार्लियामेंट में रह के आप लोगों ने आवाम की ज़ाहिर सियासतदानों ने खिदमत करनी है। सड़कों पर निकलने से आप लोगों को क्या मिलेगा? इमरान खान की रिहाई मिलेगी? देखिए इमरान खान की रिहाई जो हम कोशिश कर रहे हैं ना जी, इमरान खान के खिलाफ बेसलेस मुकदमात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपको भी पता है कि बड़ी जल्दी वो खत्म हो जाएंगे। हमें भी पता है जिस तरह वो क्यों के ट्रम्प आ गए? नहीं, ट्रम्प देखिए ये इनकी अपने ज़हन की इस्तिलाह है मुस्लिम लीग नून की, क्या कि वो खुद ये बातें कर रहे हैं। होना क्या है अब मैं जी बताता हूँ। डेफिनेटली अमेरिकन पॉलिसी चेंज होनी है, रिपब्लिकन की पॉलिसीज और है, डेमोक्रेटिक की पॉलिसीज और है। जब पॉलिसी चेंज होगी तो उसमें एक बहुत बड़ी आवाज है। इमरान खान को आम लीडर नहीं है, पूरी दुनिया का वर्ल्ड फेम वो है और उम्मत मुस्लिमा का एक वो मुसलमान लीडर इस वक्त बन चुके हैं। तो उनकी जो पॉलिसीज होंगी उन पर जरूर असर। ये तो मेरी बात सुने ना, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू, मेरी बात सुने। इंटरफेरेंस तो इंटरफेरेंस है, वो चाहे निकालने के लिए इमरान खान को हो या जेल से निकलवाने, इंटरफेरेंस तो पाकिस्तान के मामलात में जनाब। मैं अर्ज करता हूँ जी कि ना ही हम ट्रंप को कहेंगे कि वो इंटरफेरेंस करे, हमें अदालतों से उम्मीद है और इसीलिए हम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये टोटल फेक मुकदमात है। एक बंदा उस दिन जेल में था, आपने खुद उसको पकड़ के जेल में डाला और पूरे पाकिस्तान के 9 मई के मुकदमात उन पे बना दिए। यानी ये क्या है? ये तो आप देखें ना, एक बंदा इधर 6 मुकदमे एक बंदे पे, दरमियानी फासला 400 किलोमीटर है। हम अपनी अदालतों में केस लड़ रहे हैं। अच्छा कल क्यों नहीं मिलने दिया गया आप लोगों को? 6 लोग गए, मिलने नहीं दिया खान साहब से। मैं अर्ज करता हूँ, कल हम गए हैं जी, हम तकरीबन मैं था, अपना शिबली फराज साहब थे जो अपोजिशन लीडर सेनेट में है, शेख वकास अकरम थे, और अब्बास पप्पी सेनेटर था और अलामा नासिर अब्बास सेनेटर थे। तो ये सब हम गए, तो हमें उन्होंने एज यूजुअल, ये मेरी जो 5वीं मुलाकात है जी, उन्होंने हमें 5 बजे तक बिठाए रखा। डिप्लॉयमेंट हो गई, पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो गई, हमने कहा जी गिनती खत्म होगी तो हम निकल आएंगे। यानी ये खौफ व हरास, और आप और अंदाजा लगाएं कि कंटेनर लगा दिए थे इन्होंने सड़क पे। अब 6 बंदों के लिए तो कंटेनर लगा दिए। तो अब ये मुलाकात नहीं करने दे रहे, इससे बड़ा आप क्या समझती हैं? ठीक है, आखिरी सवाल का जवाब दे दें, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। क्या ये आप लोगों को ये डायरेक्शंस मिली हैं
कि कोई भी MP MNA अगर लोगों की तादाद अपने साथ ज़्यादा नहीं लेके आएगा, वो जलसे में नहीं आएगा, तो वो उसको अगले इलेक्शन का टिकट नहीं मिलेगा। ये ट्रू है बात? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की डायरेक्शन डेफिनेटली मुझे मिली होती, मैंने कन्वे करनी थी, मुझे तो मिली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे MPs MNAs जितने भी हैं, जितने हमारे वर्कर्स हैं, जितने हमारे तंजीम के लोग हैं, जो हमारे लीडर्स जो हाइड हैं इस वक्त या जो जेल के अंदर हैं, वो आग का दरिया अबूर करके आए हैं और आग के दरिया में है वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि पार्टी के किसी भी मेंबर पे, किसी स्टेक होल्डर पे, किसी ओहदेदार पे, किसी लीडर पे कोई शक हो। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। बहुत शुक्रिया ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बचर साहब मेरे साथ है। शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ कुछ कंफ्यूज लग रही है। एक तरफ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें बांध ली हैं कि बिलाखिर वो जीत गए हैं और उन्हें लग रहा है कि ट्रंप साहब की जो है वो कॉल आएगी और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। दूसरी तरफ वो सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। कल जो सवाबी में जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम फाइनल कॉल देंगे, पूरा मुल्क निकले, हम इमरान खान को रिहाई दिलवाएंगे। अब दोनों तरफ से उम्मीदें हैं, कोशिशें भी दोनों तरफ से हो रही हैं, दोनों तरीके आजमाना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद सड़कों पर निकलने से उनका मामला हल हो जाए, शायद ट्रंप साहब उनको कॉल कर दें। उधर साहब कह रहे हैं कि वो जल्द मुलाकात करेंगे ट्रंप के बेटे से, ट्रंप के दामाद से, उनकी बेटी से वो मुलाकात करना चाहते हैं और रुदाद वो बताना चाहते हैं कि पिछले 2 सालों में जो इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उनको लगता है कि शायद इससे जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप का दिल पिघलेगा और उनके लगेगा बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं और वो ट्रंप साहब जो है वो कॉल कर देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। दोनों पत्ते जो है ना वो तहरीक इंसाफ खेलना चाहती है, डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता भी और सड़कों पर आने वाला पत्ता भी। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट में है, वो कामयाबियाँ उनको जैसे कैसे भी मिल रही हैं, कानून साजी भी हो रही है, तरमीम भी हो रही हैं, हुकूमत अपने काम करने में जो है वो मसरूफ़ है। तो क्या दोनों तरीक़ों में से कौन सा नुस्खा जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए आजमूदा हो सकता है, ये भट्टी साहब से बेहतर हमें कोई बता नहीं सकता। मौजूद है मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जैसे मैंने कहा कि दोनों तरीके आजमाना चाहती है और उम्मीदें भी दोनों से हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी उम्मीद है तहरीक इंसाफ को और एक बार फिर से सड़कों पर निकलने का जोश और एक उम्मीद के साथ गंडापुर साहब आवाम को निकालना चाहते हैं कि अब की बार इमरान खान को हम निकाल के जो है ना वो वापस आएंगे। तो क्या ये ख्वाबों की दुनिया में से निकलती नहीं है तहरीक इंसाफ? इन्हें क्यों लगता है कि इस रास्ते पर चलने से इमरान खान बाहर आएंगे? देखिए, बड़ा मज़े का सवाल किया आपने, लेकिन मैं थोड़ा सा दुखी हूँ आज, और दुखी इस वजह से हूँ कि कई दुख भरी ख़बरें हैं। आपका टॉपिक नहीं है, लिहाजा क्या उन पे बात करना कि पाकिस्तान के 7 शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहर हैं। टॉपिक है मेरा, आपके बाद मेरा वही टॉपिक और एक डॉक्टर के साथ है। कोई पॉलिसी नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई फैक्ट्रियां बंद नहीं, कोई फसलों की बाकियात जलाना ख़त्म नहीं, कोई धुआं देती गाड़ियां बंद नहीं। एक सीज़न में चंद बयानात और फिर अगले साल वही रोना पिटना। और दुखी इसलिए हूँ कि 6 लाख टन, खबर आज मैंने पढ़ी, 6 लाख टन गंदम पंजाब के गोदामों में कीड़े खा गए। आप अंदाज़ा करें, सरकारी गोदामों में 6 लाख टन गंदम कीड़े खा गए और हमारा किसान, हमारी ज़राअत और हमारी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, किचन। और दुखी इसलिए हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड गई हैं, वहाँ से लंदन आएंगी। अल्लाह उनको सेहत दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने जब मेरी बेगम अल्लाह के पास गई थी तो ट्वीट किया था और हाल पूछा था, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। लेकिन क्या करें हम? नवाज शरीफ इलाज के लिए अमेरिका, शहबाज शरीफ लंदन, आसिफ अली जरदारी दुबई, मरीम नवाज साहबा जनेवा और लंदन। हम क्या, किस बाग की मूली, हम कौन हैं? यानी हम ये वो लोग हैं जिन्होंने 4-4 मरतबा हुकूमत की। कोई एक हस्पताल, एक डॉक्टर, एक बेड ऐसा नहीं जहाँ आसिफ अली जरदारी, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो लेट सकें। जिस दिन इन अस्पतालों में ये लेटे, हमारे अस्पताल ठीक हो जाएंगे। जिस दिन हमारे नलकों से इन्होंने पानी पिया, हमारा पानी ठीक हो जाएगा। जिस दिन
हमारे माहौल में ये सड़कों पर फिर स्मोक ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन ये हमारे साथ सस्ते बाज़ारों में गए महंगाई ख़त्म हो जाएगी। और मज़े की बात सुने, अभी वो उमरकोट में एक वीडियो क्लिप देखा है, ये भुट्टो बिलावल भुट्टो कहते हैं ना कि सिंध में आए सेहत की तरक्की देखें, तो वो साइकिल का हवा भरने वाले पंप से ऑक्सीजन भर रहा था मरीज़ को। और दुखी इसलिए भी हूँ कि कमला हैरिस की आपने तकरीर सुनी होगी शिकस्त के बाद, 52 सेकंड की तकरीर, जनाब नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, मोहतरम पीपल्स पार्टी, मोहतरम मुस्लिम लीग नून वालों को सुननी चाहिए। और ये होती है वोट की इज्जत, इसे कहते हैं वोट की इज्जत। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन लड़ा गया जैसे पाकिस्तान में लड़ा गया था, बिल्कुल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में वही माहौल था जैसे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में था। बिल्कुल वैसे ही गिरेबान फाड़ रही थी वहाँ भी सियासत पहली मर्तबा अमेरिका की। लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट इलेक्ट को मुबारकबाद दी है और हम उनको पीसफुल ट्रांसफ़र करेंगे। मैंडेट चोरी नहीं किया। हालांकि मैंने ट्वीट किया था कि कमला हैरिस ने हमारा मॉडल ही फॉलो नहीं किया। वो खैर से अपने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा सा फोकस कर लेती, कोई काजी ढूंढ लेती तो ट्रंप साहब नाहल हो चुके होते, पार्टी का उनका बल्ला छिन चुका होता, उनकी पार्टी टूट चुकी होती और उनकी प्लेइंग फील्ड छिन चुकी होती और वो इंतखाबी नताइज रुक के आते, इंटरनेट बंद हो चुका होता, फॉर्म 47 आ चुका होता और आज कमला हैरिस लुबाब ये है कि वहाँ काजी साहब नहीं थे। ट्रंप साहब जीत कर ट्वीट का लुबाब ये है कि वहाँ काजी साहब नहीं थे। और वो जी काजी साहब भी, बहुत सारे राजे, बहुत सारे काजी वहाँ नहीं थे, लेकिन वहाँ इलेक्शन कमीशन उनका अपना अच्छा था, वहाँ उनका सुप्रीम कोर्ट था। तो सवाल आपका बड़ा जो मैंने कहा बड़ा मज़े का है। अब इसके दो रुख हैं। पहला दुख है तो ख्वाब देखने में ना आपको कोई इतराज़ होना चाहिए ना मुझे। मैं भी रात को कई ख्वाब ऐसे देखता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं शहबाज शरीफ से ज़्यादा काबिल आदमी हूँ और मैं रह गया हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, मेरे में ज़्यादा टैलेंट है। अगर मुझे ख्वाब आता है तो इसमें क्या टैक्स लगता है? ख्वाब आना एक और बात है, लेकिन हकीकत से नजरें चुरा कर ख्वाबों में रहना वो आगे बढ़ने नहीं देता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, तहरीक इंसाफ की खुशियाँ अनडाउटेबली कुछ ज़्यादा हैं। हाँ। हुकूमत की घबराहटें अनडाउटेबली कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पीछे लॉजिक है। पहला मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ, बॉबी बाइडन से जान छूटी, डोनाल्ड लू इंतज़ामिया से जान छूटी, तहरीक इंसाफ खुश है। दूसरा, इमरान खान और ट्रंप साहब एक जैसे हैं और एक दूसरे की तारीफ़ कर चुके हैं। और तीसरा, 3 लॉबिंग फर्म्स हैं उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनमें से 2 रिपब्लिकन पर काम कर रही थी। चौथा, पाकिस्तानी जो अमेरिका में आप जानती हैं बहुत बासर लोग हैं, बड़े वेल कनेक्टेड लोग हैं, बड़े पैसे वाले, उन्होंने बड़ी फंडिंग की थी इस मरतबा रिपब्लिकन पर और 80 से 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के हैं। चौथा साहब के ट्रंप के दामाद और बेटी से, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है ना, बात समझ में इंटरफेरेंस है ना। जब डोनाल्ड लू साहब, मुझे जरा मुझे सिर्फ बात कंप्लीट कर लेना, आपको मज़ा बड़ा आएगा आगे थोड़े से। अच्छा, तो वो उनके तल्लुकात और बिजनेस पार्टनरशिप भी एक दौर में उनके शुरू होने वाली थी, लेकिन राब्ते में थे। अच्छा, 5वां, एक बासर पाकिस्तानी ट्रंप साहब से मिल चुका है और वो उनको इमरान खान की सारी गुफ्तगू सुना चुका है इलेक्शन से कोई 2 हफ्ते पहले, और ट्रंप साहब ने उनको यकीन दिलाया कि ये, मेरी उससे बात हुई, उसने कहा नाम ना बताइएगा। तो वो उसने कहा, ट्रंप साहब ने उनको कहा कि फंडिंग भी दी उसने, उन्होंने कहा कि मैं अब मुझे इलेक्ट होने दे, मैं डेफिनेटली करूँगा। फिर 3 पाकिस्तानियों ने, उनमें से एक से मेरी बात हुई, वो जो फ्लोरिडा में डिनर पे गए ट्रंप साहब के साथ, और फिर उन्होंने इमरान खान का एजेंडा और वही सारी बातें। फिर इसके अलावा साहब मिल चुके हैं ट्रंप साहब से, इमरान खान का एक कज़न मिल चुका है ट्रंप साहब की बहू से, और फिर उसके बाद ट्रंप साहब का जो अपना गैर रवायती सियासतदान होना, अनप्रिडिक्टेबल होना, ये भी बड़ा प्लस पॉइंट है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो कुछ भी किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ को खुशी तो है, लेकिन इतनी खुशी इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि कभी भी कॉल आ सकती है। हुकूमत को घबराहट तो होनी चाहिए।
नहीं, देखिए हमारे मुल्क में अमेरिका का खैर से बेनज़ीर भुट्टो की सख्खर जेल से लेकर ये नवाज शरीफ आगे आ जाएं, आईजीआई जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और आगे आ जाएं नवाज शरीफ साहब की जद्दा रवानगी, आगे आ जाएं रेमंड डेविस, आगे आ जाएं IMF, आगे आ जाएं वर्ल्ड बैंक, आगे आ जाएं ये हमारे यहाँ सारा जो सिलसिला है अमेरिका का तो कमाल है ना। यानी कोलिन पॉल, एक कॉल पे हमारी 20 साल अफगान पॉलिसी तब्दील हो गई थी कोलिन पॉल की। तो कॉल आना ना आना, उस कॉल पे फ़र्क पड़ना ना पड़ना, ये अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन खुशी मनाने का उनको हक है, मगर इतनी खुशी नहीं जितनी मना रहे हैं, और इतनी घबराहट हुकूमत को नहीं होनी चाहिए जितनी लेकिन तजाद है ना। इंटरफेरेंस अगर निकालने के लिए हालत थी तो इंटरफेरेंस, ये भी तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है ना कि इमरान खान जेल में, इंसाफ तो अदालतों से मिलना, इंटरफेरेंस तो मदाखलत है ना, चाहे वो आप निकालने के लिए करें या जेल से निकलवाने के लिए करें। तो ये दोहरा मेयार है तहरीक इंसाफ का। जी मैं भी ये समझता था कल तक, लेकिन कल शाम को इमरान खान की गुफ्तगू सामने आई। इमरान खान ने बड़ी वाज़े तौर पे कहा है कि मेरी रिहाई अमेरिका से नहीं पाकिस्तानी अदालतों से होगी। मैं ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं, मुझे इतनी खुशी ज़रूर है कि ट्रंप जो बाइडन जैसे नहीं होंगे और वो न्यूट्रल रहेंगे, और वो जो बाइडन नहीं बनेंगे जिन्होंने मेरे खिलाफ हुसैन हक्कानी साहब की लॉबिंग पर एतबार कर लिया था। तो इमरान खान तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मेरी रिहाई अदालतों से होनी है। तो तरीके इंसाफ अगर अपने तौर पर एफर्ट कर रही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपने शायद सुना राना साहब को, राना साहब कह रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब लेकर जाना चाहते हैं तो आफिया सिद्दीकी के बदले दे देना चाहिए इमरान खान को। अब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं अक्सर उनसे गुरेज़ करता हूँ, लेकिन वो किस से मिसाल दे रहे हैं। यानी शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे सारे हुक्मरानों को, सारी हुकूमतों को, कि आफिया सिद्दीकी की बात अब हम इस तरह करते हैं। इस पे तो डूब मरना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान की बेटी, और हमारा एक शहबाज शरीफ साहब का कोई सुना है, कोई ख़त तो उन्होंने लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने योग्य भी हम नहीं हैं कि आफिया सिद्दीकी का मामला कहीं उठा सकते। इतने योग्य भी हम तो अमेरिका से इतने डरे रहते हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछा सकते, हम अब जुर्माना होने लगा है। हमारी क्या औकात है, क्या पिद्दी का शोरबा, कौन जानता है। वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब भी एक वज़ीर हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी एक वज़ीर है। अमेरिका में सर्वे करवा लें, पता ही नहीं होगा। अमेरिका का तो हालब्रोक आता था, रिचर्ड हालब्रोक, जो नुमाइंदा खसूसी होता था, पीछे जरदारी साहब पहली मर्तबा सदारत में हाथ बांध कर खड़े होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। रेमंड डेविस का पता है, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त की अपोजिशन अदालत में बैठी थी और रोके की रिपोर्टें दे रही थी कि खून बहा भी दे दिया है, छुड़वा भी दिया, हेलीकॉप्टर में बिठवा भी दिया, काबल की तरह मुंह भी करवा दिया है। क्या औकात है हमारी, क्या हैसियत है हमारी। भट्टी साहब, एक बार फिर से तहरीके इंसाफ का सड़कों पर निकलना इस स्ट्रैटेजी के साथ कि इमरान खान को वापस लाएंगे, दुरुस्त है ये स्ट्रैटेजी? एक बार फिर से सड़कों पर आने से इनके मामलात खराब हुए हैं अब तक? नहीं, मैं इसमें देखें, जलसे करना उनका हक है, इज्तिजाज करना भी उनका हक है, लेकिन मेरा इज्तिजाज करना हक है, मगर मैं अगर मोटरवे के दरमियान या सड़क के दरमियान बैठ जाऊं और कहूं कि ये मेरा हक है, तो वो मेरा हक नहीं है। दूसरा, मुसलसल सड़कों पर आने से, मुसलसल इज्तिजाज के मूड में रहने पर, और अब तो इमरान खान साहब ने, उस दिन मैं हैरान हुआ उनका वो बयान भी देख कर कि जिसने जो बाहर ना निकला इस 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, या इस जो जुडिशरी का थिएटर लगा हुआ है, या जिस तरह इन्होंने आज़ाद अदलिया ख़त्म कर ली है, उसको आइंदा मैं टिकट नहीं दूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब खुदा के लिए अब और क्या करना चाहते हैं? किसी एक कोई मुझे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासतदान या वर्कर जो सरगर्म अमल है और जिस पर कोई 40 मुकदमे नहीं हैं। ये भी बच्चर साहब से मैंने पूछा है कि आपको ऐसी कोई डायरेक्शंस मिली हैं कि आप लोगों ने निकलना है और इतने लोगों को लेके निकलना है? उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं मिली होती तो मैं भी करता। लोगों, वो तो इस्लामाबाद बैठे हुए थे, उन तक तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है। नहीं, इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू की है जुमेरात को, सपैर को, लेकिन
मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जलसे करें, इhtजाज करें, मगर चढ़ाइयाँ नहीं, बढ़के नहीं। इस इhtजाजी मूड से निकलें, सब्र, तहम्मुल और हिकमत से अब कोई सियासत में रास्ता लें, अपनी सियासी स्पेस हासिल करें और वापस लें। और इनको ये पता होना चाहिए कि इनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से ये फार्म 47 वाले हुकूमतें बनाकर बैठे, इनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से 26वीं आईनी तरमीम आ गई, इनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से अदलिया भी ख़त्म हो गई और अब ये इन पे अपने भी मुश्किल वक्त आ गया। तो अब थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर तो बड़े ये कहते हैं, दुख की बात यह है ना, इमरान खान साहब को कोई जाके बात वो जो वो कहते हैं वो आके आ जाते हैं। और फिर कुछ रुपोश हैं हमारे दोस्त रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इनकलाब लाना चाहते हैं। सही। अब और दूसरी बात ये है कि जब क़यादत जलूसों में नहीं होगी और कारकुन पिटते रहेंगे तो वो भी सामने है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा तो यही मशवरा है कि आप थोड़े से इhtजाजी मूड से निकल के सियासत में वापस आना चाहिए। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़किया कातिब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में काफ़ी देर नज़रअंदाज रहने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की खुफिया इदारों की मदाखलत की शिकायत का मामला नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने बिलाखिर आ गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजेस के खिलाफ आने वाली 10 जो शिकायत थी उनको तो खारिज किया गया, जिसमें जजेस के खिलाफ इल्ज़ामात के सबूत नहीं दिए गए थे। साथ ही 25 मार्च को लिखे गए वो खतूत वाला मामला भी सामने आया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक दरख्वास्त के ज़रिए जजेस की इस शिकायत पर तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। बार काउंसिल ने इस मामले के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस को लेकर एक कमेटी बनाने की दरख्वास्त की है और ये कहा है कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नाजरीन, मार्च के महीने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुफिया इदारों के एहलकारों के खिलाफ शिकायत की थी कि वो अदालती मामलात में मदाखलत करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, दबाव डालते हैं। इन शिकायत को वक्ती तौर पर साबका चीफ जस्टिस ने इसको इग्नोर किया था, नज़रअंदाज किया था। हालांकि बार बार उनसे इस पर एक्शन लेने का भी मुतालबा किया जाता रहा, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। हालांकि मई की एक समाअत में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर मैं ऐसी मदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर इस पर फुल कोर्ट बनाने का भी मुतालबा हुआ, लेकिन अगली किसी समाअत से पहले ही वो घर चले गए। अब ये मामला दोबारा नए चीफ जस्टिस के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि 6 जजेस के जो ख़त का इशू है क्या रुख इख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जो एडवोकेट शाहजहान की तरफ से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम गैर फ़ाल करना चाहते हैं, उन्हें काम करने से रोका जाए। दरख्वास्त में आइन के आर्टिकल 209 के तहत जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी इस्तदा की गई है। सवाल यह है कि क्या नए चीफ जस्टिस जो हैं साथी जजेस के खिलाफ आने वाली दरखास्तों पर कोई एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी गई है। इन दरखास्तों में आईनी तरमीम फुल कोर्ट बुलाने का भी इस पर मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस भी जजेस कमेटी में फुल कोर्ट बनाने का कह चुके हैं। सवाल यह है कि आईनी तरमीम में और हालिया कानून साजी पर अदलिया का रिएक्शन क्या हो सकता है, क्या फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा दुरुस्त है। सवाल ये भी है कि अदलिया में जजेस की तकसीम का तासुर जो है ये कैसे ख़त्म होगा। मैं बात करूंगी, मुझे माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हुआ, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का भी इजलास हुआ। बज़ाहिर तो सब दुरुस्त लग रहा है, लेकिन जजेस के खिलाफ शिकायत आने का जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, जो हमने एक अदलिया में एक पोलराइज्ड एक माहौल देखा, अदलिया को तकसीम देखा, बज़ाहिर जो अब सारी जो मूवमेंट हो रही है उससे तो बज़ाहिर तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि जुडिशरी में जो इतनी तब्दीलियाँ आई हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इससे जो एक पोलराइज था सारा अदलिया के मामलात, ये दुरुस्त होंगे? अदलिया की साख जो इतनी मुतासिर हो चुकी थी, ये मामलात दुरुस्त होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, इस सारी जो आपने इंट्रो किया है उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं।
एक एस्पेक्ट है जो स्पेसिफिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सिचुएशन है, और दूसरा उसका एस्पेक्ट वो है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 8 से 10 साल तक उसका होता आ रहा है। अब जो पिछले 8 से 10 साल तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता जिस डिवीजन तक चली गई थी, उस डिवीजन को आपको वापस उस पोजीशन के अंदर लाते हुए कुछ टाइम लगेगा। और उसको इसलिए टाइम लगेगा कि चूँकि आपने देखा कि पिछले 4 या 5 जो चीफ जस्टिस थे वो इस सारी पोलराइजेशन को या आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन आई हुई थी उसको ख़त्म करने के अंदर नाकाम हुए। लेकिन इसके अंदर होप इसलिए है कि जो अब आपके चीफ जस्टिस ऐसे आए हैं, ना वो कंट्रोवर्शियल है, ना उनकी किसी के साथ अलाइनमेंट है, और ना ही लेड बाय कोलिशन है जो पिछले चीफ जस्टिस करते रहे हैं। और आपकी 2-3 चीज़ें जो रिसेंट आई हैं उसके अंदर आपको उनका एक एक्सप्रेस व्यू भी नज़र आया है कि मैं वो करूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक है। और उसकी जो क्लियर एग्जांपल है वो है जजेस का लेटर जो उन्होंने डाला, और उस लेटर के ऊपर चीफ जस्टिस ने जो रिस्ट्रेंट शो किया और उन्होंने कहा कि जी मैं मीटिंग नहीं बुलाऊंगा चूंकि 26वीं आइनी तरमीम के बाद शायद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है उसका ये मैंडेट नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो आर्टिकल 191A के नीचे बन गया। तो अगर चीफ जस्टिस का जो एटीट्यूड है या चीफ जस्टिस के एक्शन जो हैं इसी तरह पॉजिटिविटी की तरफ जाते रहेंगे तो आप लग रहा है टुवर्ड्स उनके अपने साथी जो जजेस हैं जो पिछले दौर में हम एक माहौल देखते रहे, ये आपको लग रहा है कि बेहतर और दुरुस्त मामलात लेकर जा रहे हैं या अफरीदी साहब? शादिया इसलिए है ना कि अगर आप देखें कि 25 से जब से वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं और अब तक जब वो आए हैं तो उस दौर के अंदर ये जितना भी 3 हफ्तों का आपको एक टेन्योर नज़र आएगा तो उसके अंदर ना आपको कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नज़र आएगी, ना कोई एक ऐसा एक्शन नज़र आएगा कि जिससे आप ये समझें कि एक जिस तरह चीज़ें ट्रिगर की जाती हैं, और ना ही कोई आपको एक ऐसा ऑर्डर नज़र आया है कि जो हमारे मीडिया की जीनत बना हो जिस तरह पहले बनते थे। और ना ही अभी पाकिस्तान का सोशल मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इतना हॉकिश चीफ जस्टिस के मामले के अंदर आया है, चूँकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्हें सब चाहते हैं कि उन्हें टाइम दिया जाए और टाइम देने के बाद उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाए। तो मैं अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखूं तो जो चीफ जस्टिस के जितने भी एक्शंस आए हैं, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जस्टिस मुनीब की वापसी है, या जुडिशल कमीशन के अंदर जस्टिस मंसूर का बैठना है, या उसके बाद जो है कि आज एसजेसी के अंदर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का आना है, तो मैं उन सारी चीजों को पॉजिटिविटी की तरफ देखता हूँ। हाँ, एक चीज जो पॉजिटिविटी आप देखें ना, वही 2 जजेस कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस जो मुनीर हैं, उन्होंने याह्या अफरीदी साहब को जो खत लिखा और कहा है 26वीं तरमीम का केस जो है वो फुल कोर्ट में लगाया जाए, 4 नवंबर को फुल केस को सुनेगी। 2 जजेस के इजलास में ही फैसला भी हुआ। तो ये भी एक उनके लिए टेस्ट केस होगा कि जजेस को वो कैसे साथ लेकर चलते हैं। वो बड़ा जोर डाल रहे हैं कि फुल कोर्ट सुने 26वीं तरमीम का जो मामला है। अच्छा, एक शाजिया ये है कि जो उन्होंने लेटर डाला था वो उनका लीगल मैंडेट नहीं था, या कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर चीफ जस्टिस अंडर ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो उनकी बात को मानता। जब आपकी 26वीं आइनी तरमीम आ गई है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो आपके शिफ्ट हो गए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो अगर ये लेटर ना डालते तो मुनासिब था, और इसीलिए चीफ जस्टिस ने उनका जवाब नहीं दिया कि एक ऐसे आपका दोस्त भी है, जज भी है, जिसने आपके साथ काम भी किया हुआ है और 40 साल का आपका ताल्लुक है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस लेटर पर रिस्पॉन्स नहीं करता, और अगर आप उस 5 नवंबर के लेटर के कंटेंट्स देखें तो उसके अंदर एक जिस तरह कहते हैं कि एक अफसोस का भी इजहार किया गया है। तो मीनिंग देयर बाय कि जो उनकी ख्वाहिश थी, और उसकी बुनियादी वजह बिल्कुल ठीक एक तरह हो सकती है कि अगर 26वीं आइनी तरमीम के अंदर पाकिस्तान की चीफ जस्टिस का प्रोसेस इस तरह ना होता तो शायद प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के अंदर जो थे वो जस्टिस मंसूर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते, और उसके बाद जस्टिस मुनीब आते, और उसके बाद आप कह रहे हैं 2 जजेस को ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लेकर जाना चाहिए था, ना कि याह्या अफरीदी के सामने लेकर जाते। इनको लेके जाना चाहिए था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, चूंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना था और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये सारे केसेस को फिक्स करना था। लेकिन ये आपने देखा कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दिया। तो मेरा ये ख्याल ये है कि शायद वो कुछ चीज़ों पर अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, और उस अटेम्प्ट को जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए चीज़ें जो हैं वो स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जा रही हैं। हाँ, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी, वो ये आएगी कि जिन
केसेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ है, जिस तरह आपकी रिजर्व सीट्स है या मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, चूंकि उसके अंदर ये है कि आपका मिलिट्री कोर्ट्स का जो है उसको भी 5 जजेस से ज़्यादा सुनने चाहिए, चूंकि 5 का एक है, और दूसरा आपका ये है रिजर्व सीट्स का 13 मेंबर्स ने जजमेंट दी और आपने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया 7 मेंबर्स का। तो ये सारी एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंफ्यूजन है, इसको किस तरह एड्रेस किया जाता है, या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जजेस की तादाद बढ़ाना, ये बैलेंस हो जाएगा मामला और बड़ी जल्दी हो जाएगा। नहीं शाजिया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर चीज़ के अंदर सिर्फ इस चीज़ के अंदर कहना कि जी उसकी टाइमिंग या उसका बैलेंस करना, आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की 25 साल पहले आपने 17 तादाद की है और आपकी आबादी 131 मिलियन है और अब आपकी आबादी जो है 250 मिलियन है, 60,000 से ज़्यादा पेंडेंसी है, इंडिया की 85,000 पेंडेंसी है और उनके 34 सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, तो अगर हमारे यहाँ बढ़ गए हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बैलेंस देखें, बैलेंस तो वो है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। पीडीएम में हुकूमत थी ना, यही शहबाज शरीफ साहब थे ना, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ना, क्यों नहीं कर सके उस वक्त ये सब कुछ? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आप तो देखें ना, देखें वो इसलिए नहीं, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है तो अगर आपके 7 जजेस इस काम पे लग गए हैं और 2 या 3 बेंच दूसरे बनेंगे तो दूसरा काम तो सफर होगा ना। ये जिसने भी आइडिया दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, मैं समझता हूं कि इस आइडिया ने बहुत लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस आई। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि उस जुडिशल कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव क्यों बैठती है, बिल्कुल बात मुनासिब है। उसके बाद दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो फिक्सेशन इन साइड द सुप्रीम कोर्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया के अंदर, लेकिन जिसने ये आइडिया दिए है उन्हें इनके सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कॉम्प्लिकेशंस का पता नहीं था। या फिर तीसरा ये है कि जब आपके 13 14 जजेस की जजमेंट आई हुई है तो किस तरह 5 या 6 या 7 रुकनी मेंबर्स जो उसको सुन सकेंगे। तो मैं ये ख्याल है कि वो सारे का सारा जो सेंट्रल उसको रिवर्स करने के लिए आपका ये आया और अल्टीमेटली हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आईनी अदालत हुकूमत तो बनाना चाहती थी ना, वो तो मौलाना नहीं माने। मौलाना ने कहा था कि आईनी अदालत की बजाय हम आईनी बेंच बना लेते हैं, तो हुकूमत ने बस उजलत मौलाना किया नहीं ना। माने, पीटीआई नहीं माने। मौलाना की तो आप नेशनल असेंबली में स्पीच देखें ना, उन्होंने तो कहा था आईनी अदालत पे मौलाना भी नहीं मान रहे थे, बिलावल भी यही कह रहे थे। सर मौलाना साहब की नहीं, मौलाना तो पीटीआई के कहने पे नहीं माने ना। मौलाना का इंडिपेंडेंट जो स्टैंड था वो तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे आ गया था, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ है। हाँ, पीटीआई तो आज भी कुछ नहीं मान रहे थे। फिर तो मौलाना को कुछ भी नहीं मानना चाहिए था ना। पीटीआई तो आज भी कुछ नहीं मान रही है। नहीं, अगर पीटीआई नहीं मान रही तो जब मौलाना वोट देने जा रहे थे असेंबली के अंदर तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीटीआई का जो आपका बॉडी जस्टिस था या बॉडी लैंग्वेज आपके सामने नहीं थी। जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का प्रोसेस हुआ तो सबसे पहले पीटीआई ने अपनी नॉमिनेशंस दी और आज और पिछले 2 मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर पीटीआई के लोग शामिल हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के नीचे जितनी चीजें आई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो पीटीआई ने उनको एक्सेप्ट किया है और इसीलिए पीटीआई जो सेंट्रल पार्टी है उनके प्रेसिडेंट है या उनका ऑपोजिशन लीडर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए इसको चैलेंज करने के लिए। 6 जजेस के खतूत का मामला भी जो अब उठाया गया है, सामने रखा है, चीफ जस्टिस साहब ने इसको देखा है। इससे आपको लगता है कि इसके भी पॉजिटिव ज़ाहिर है असरात इस सेंस में होंगे कि जजेस में एक सेफ्टी सिक्योरिटी इसका एक तासुर उनको मिलेगा, बढ़ेगा? अच्छा शाजिया, इसमें यह है कि आपको याद होगा कि जब ये जजेस का लेटर आया था तो बड़ा पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ बनी थी और जब पाकिस्तान के उस दौर के चीफ जस्टिस ने सबसे मिला और उसको इनसाइड फुल कोर्ट के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की गई तो सारे पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि नहीं जी इसको तो ओपन कोर्ट के अंदर आना चाहिए, इसको फुल कोर्ट के अंदर बाहर लेके आना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दौर के अंदर भी मुनासिब नहीं था कि फुल कोर्ट के अंदर जाके उसको एड्रेस करना। इसका जो प्रॉपर फोरम था वो यही है कि जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज उसे देखा है और उसके अंदर जो भी रेमेडियल मैयर्स आए उसको करना चाहिए। इसको सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए या पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए इनको नहीं जाना चाहिए। कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस होना चाहिए और उन एड्रेस से पहले अगर एविडेंस उस चीज की है तो वो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सीरियस एलिगेशंस लगाना या उस तरह के सीरियस एलिगेशंस पे आगे जाना जो है उसके लिए आपके ऊपर बर्डन प्रूफ भी आता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A जो है वो उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद कानून मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार नाजरीन फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बागात का शहर लाहौर आजकल दुनिया भर में आलूदगी का सरगना डिक्लेयर किया जा चुका है। मौसम के बदलाव के साथ ही जहरीली स्मोक जो है वो हर साल तबाही मचाने आ जाती है, लेकिन इस साल तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एयर क्वालिटी है। ऐसे कह लीजिए कि एक बड़ा सा गैसों से भरा एक हॉल है जिसमें गाड़ियों से निकलती गैस है, फैक्ट्रियों की चिमनियों से उड़ता हुआ जहर है और ईंटों के भट्टों से निकलता काला धुआं है। और इसी हॉल में हम सब हैं, सब सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े हैं, आंखें हैं। पंजाब के बाकी शहरों के हालात भी लाहौर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। आज लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पॉइंट से भी ज़्यादा रहा। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर अक्सर पहले नंबर पर, जबकि भारत का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर रहता है। इन शहरों की एयर क्वालिटी 1000 पॉइंट से भी ऊपर चली जाती है। क्या आपको पता है नाजरीन के तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहाँ ये एयर क्वालिटी 100 पॉइंट पर पहुँच जाए तो इमरजेंसी लगा देते हैं, लेकिन हम ज़रा सख्त जान होकर अपने बॉडी ऑर्गन्स का टेस्ट ले रहे हैं। वैसे तो कोई हल इसका नज़र नहीं आता सिवाय लॉकडाउन के। जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बारबेक्यू शॉप्स हम बंद कर सकते हैं, हम बच्चों के स्कूल्स बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ जैम कर दिया तो मामलात ज़िंदगी भी जैम हो जाएंगे, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। पिछले साल पंजाब की निगरान हुकूमत ने मसनूई बारिश करके मौसम को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जो है वो इस बार जो मेयर्स लिए गए हैं उसे ग्रीन लॉकडाउन का नाम देकर स्कूल, बारबेक्यू शॉप्स, पार्क्स और मार्केट्स को बंद किया जा रहा है। इसका हल क्या है? बच्चों के लिए ख़ास तौर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुज़ुर्ग हैं, उनको बिल्कुल कहा जा रहा है कि घर से बाहर ना निकलें। तो इससे कैसे बचा जाए और इसके नुकसानात क्या हैं, इसी पर मैं बात करूँगी। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून हामिद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को लेने का मकसद ये है कि बच्चों के लिए इसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये कहा जा रहा है कि जो स्मोक है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। अब बच्चों के तो स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चों को बंद करके रखना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। क्या सेफ्टी मेजर्स इसमें लिए जाने चाहिए डॉक्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने डिस्कशन शुरू की है। गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए हैं स्मार्ट लॉकडाउन, वो वक्ती तौर पे तो वो उसमें कामयाबी हो सकती है, लेकिन आपने दुरुस्त कहा है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं भी जाते का मसला तो जू का तू मौजूद है, और उसकी वजह से ज़ाहिर है बच्चे घर से बाहर भी निकलेंगे, पार्क में भी जाएंगे, किस हद तक उनको रोक सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है जो वालिदैन के समझने की है और आमतुन्नास के समझने की है कि इस स्मोक की वजह से सिर्फ नाक, कान, गले के अमराज, मसाइल और एलर्जीज नहीं पैदा हो रहे, बल्कि बहुत सीरियस मसाइल जैसे चेस्ट इन्फेक्शंस, एस्थमा, एलर्जी और ब्रोंकाइटिस, इसके इम्कानात बहुत बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में जिनमें नाक बंद हो जाता है इन रतूतों की वजह से सख्त इसकी प्रॉब्लम आता है। इसके साथ साथ आंखों की इन्फेक्शन, आंखों की एलर्जी के इम्कानात भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल जब तक हुकूमत कोई बहुत ही सॉलिड इक़दाम उठाती है तब तक लोगों को एहतियात करना चाहिए। बहुत ही कोई ज़रूरी चीज़ हो, बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, वरना घर में रहे। घर से निकलना भी पड़े तो बड़े बच्चों को और उनको ऑफ कोर्स मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ाहिर है छोटे बच्चों में हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करा सकते। एक जो बहुत प्रैक्टिकल सी मैं टिप देना चाहता हूँ, ज़ाहिर है हमारी बहुत सारी पब्लिक है वो मोटरसाइकिलों पे सफर करती है। हाँ। जो एडल्ट्स हैं या बड़े बच्चे हैं वो तो मास्क लगा सकते हैं, बच्चों में, छोटे बच्चों में ये रेकमेंडेड नहीं है। तो अगर उनको निकालना भी पड़े तो उनको अच्छी तरीके से किसी शीट वगैरह में कवर कर लिया जाए। और जरा से बच्चे जो बैठने की उम्र में है उसमें हम समझते हैं कि अगर वो फेस टूवर्ड फ्रंट करने की बजाय माँ बाप की तरफ चेहरा करके बैठे तो डायरेक्ट हवा और वो चीजें कुछ ना कुछ उसमें कमी आ सकती है। तो अगर ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाए कि किसी को खांसी हो रही है या सांस लेने में मसला हो रहा है तो ये इंडिकेशन है कि स्मोक की वजह से वो जर्म्स आपके अंदर चले गए हैं, तो फौरन क्या डॉक्टर के पास जाया जाए, क्या किया जाए? फर्स्ट एड क्या है इसके लिए? जी मैं फर्स्ट एड की तरफ आने से पहले मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या करें कि इसकी अलामात या इसकी असरात से बच सके। एक तो बाहर निकलना, मास्क का इस्तेमाल, दूसरी बहुत अहम बात है और सादा बात है वो बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल। पानी की वजह से जो हमारे सांस की नालियों के और नाक के जो उसकी सिक्रीशंस हैं वो नरम रहती हैं,
और अगर ये स्मॉग और डस्ट के पार्टिकल्स अंदर जमते भी हैं तो वो क्लियर होती रहती हैं। तो पानी का इस्तेमाल बहुत अहम है। इसी तरीके से विटामिन सी का इस्तेमाल, जो हमारे खुराक में ताज़ा फल हैं उनके अंदर ये इसकी खासी विटामिन सी की मिकदार मिलती है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और इनके असरात को कम कर सकती है। ये तो है असरात कम करने की बात। अगर अलामत डेवलप हो ही जाए, किसी को जुकाम है या छींकें शुरू हो गई हैं या खांसी हो गई है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की बहरहाल जरूरत तो नहीं होती। अगर आप बड़े बच्चों को और एडल्ट्स भी अगर भाप ले लें और नाक में नमकीन पानी के कतरे, जिसको हम सेलाइन वाटर के ड्रॉप्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करें तो उससे बहुत फायदा होता है। ये एक बहुत ज्यादा गलती जो अक्सर हो जाती है, हम समझते हैं कि हर जुकाम खांसी जो है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है और उसमें हम बच्चों को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। उनके अपने मसाइल और उनके मुज़र असरात शुरू हो जाते हैं, उससे हमें परहेज करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी तदबीरें हैं, इनको इख्तियार करें, एहतियात। तो ऑलरेडी जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, जो उनको पहले से अस्थमा है, उनके लिए तो ज़ाहिर है इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़तरा उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलरेडी जो अस्थमा पेशेंट्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और इन मरीजों के लिए खास तौर पे हम कहते हैं कि इस तरह के मौसम बहरहाल हर साल ही करना चाहिए, लेकिन स्मोक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है कि वो अपनी हिफाजती टीका जात जो हैं वो सारे लगवाएं, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो उसके साथ जो इन्फ्लुएंजा वायरस और बाकी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो इस एटमॉस्फेयर में उनके ज्यादा शदीद इन्फेक्शन कर सकते हैं, उसके इम्कानात कम हो जाते हैं। तो ये जो मसनूई बारिश करने का इस बार भी प्लान हो रहा है, डू यू रियली थिंक ये वर्कआउट करता है, सही है, बारिश होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हमें उसका फायदा तो होगा। हमें शायद कोई बाइंग टाइम मिल जाए, कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए कि जो इसके जो है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। इस वक्त जो इंडेक्स है इट्स रियली रियली वेरी हाई एंड वेरी अलार्मिंग, तो इसको थोड़ा सा कर्टेल करने के लिए शायद इसका फायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चाइल्ड स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर हारून हामिद साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक हमें दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।